नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स के इस शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है नाग कन्या और एक आंख वाला राजा। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। बच्चों, बहुत समय पहले की बात है। तरंगनी नदी के किनारे मखमलपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में प्रभाकर, दिवाकर, सुधाकर एवं गुणाकर नाम के चार भाई रहते थे। चारों भाइयों में इतना प्रेम था कि चारों एक साथ बैठकर ही भोजन करते थे। अगर किसी कार्यवश चारों भाइयों में से कोई भी गांव से बाहर होता था तो भोजन के समय अनुपस्थित भाई के लिए भी खाना परोसा जाता था। उनका इस प्रकार का प्रेम देखकर गांव वाले उन्हें राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की जोड़ी कहा करते थे। लेकिन प्रभु की इच्छा की एक बार जब उनका पिता चक्रधर अपने खेत में काम कर रहा था तो एक विषधर सर्प ने उसे डस लिया। आह! उसकी चीख सुनकर खेत में काम करते चारों पुत्र भागकर पिता के पास पहुंचे। आपको क्या हुआ पिताजी? बेटा, मुझे एक जहरीले सर्प ने डस लिया है। लगता है अब मैं नहीं बचूंगा। नहीं, यह आप क्या कह रहे हैं पिताजी? क्या आप हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ जाएंगे? बेटा, सर्प के जहर का असर मुझ पर होने लगा है। पिताजी, क्या आप किसी ऐसे आदमी को जानते हैं जो सर्प का जहर उतार सके? सुनो बेटा, यहाँ से 4 कोस की दूरी पर मेरा एक मित्र हरि हर रहता है। तरंगनी नदी के किनारे उसकी कुटिया है। वो सर्प का जहर उतारना जानता है। इतना कहकर चक्रधर बेहोश हो गया। पिताजी, आंखें खोलिए पिताजी। इस तरह आंसू बहाने से कुछ नहीं होगा भाइयों। हमें शीघ्र ही पिताजी को चारपाई पर डालकर उनके मित्र हरिहर की कुटिया पर लेकर चलना चाहिए। क्या पता वो पिताजी को ठीक कर दे। हाँ भैया, तुम ठीक कह रहे हो। चलो जल्दी चलो। चारों भाइयों ने बेहोश पिता को शीघ्रता से एक चारपाई पर लिटाया और चारपाई उठाकर तरंगनी नदी की ओर चल दिए। कुछ देर बाद लगता है इसी कुटिया में पिताजी के मित्र हरिहर रहते हैं। ठहरो, मैं आवाज लगाता हूँ। क्या हरिहर जी इस कुटिया में रहते हैं? प्रभाकर की आवाज सुनकर एक महात्मा कुटिया से बाहर आए। बेटा, मेरा नाम ही हरिहर है। कहो, तुम्हें मुझसे क्या काम है? बाबा, अभी कुछ देर पहले खेत में काम करते हुए हमारे पिताजी को सर्प ने डस लिया है। सुना है आप सर्प का विष उतारना जानते हैं। क्या आप हमारे पिताजी का विष उतार सकते हैं? मुझे सर्प का विष उतारना आता है। इस बात को चक्रधर के अलावा और कोई नहीं जानता। फिर इन्हें कैसे पता चला कि मुझे सर्प का विष उतारना आता है? ठहरो, मैं तुम्हारे पिता को देखता हूँ। उनकी हालत देखकर ही बता पाऊंगा कि उनका जहर उतर सकता है या नहीं। ठीक है। फिर महात्मा ने चरपाई के निकट पहुंचकर जैसे ही चक्रधर चक्रधर के चेहरे से चादर हटाई। ओह, ये तो चक्रधर ही है। जरूर इसी ने अपने पुत्रों को मेरे बारे में बताया होगा। हरिहर को सोच में डूबा देखकर प्रभाकर व्यग्रता से बोला। बाबा, क्या हमारे पिताजी ठीक हो जाएंगे? जैसे भी हो इन्हें बचा लीजिए। इनके सिवा हमारा इस दुनिया में और कोई नहीं है। बेटा, तुम फिक्र ना करो। मैं अपने मित्र को किसी भी हाल में मरने नहीं दूंगा। चलो जल्दी से अपने पिता को उठाकर कुटिया के भीतर ले चलो। चारों भाई बेहोश पिता को उठाकर कुटिया के अंदर ले गए और महात्मा हरिहर के निर्देश पर उन्होंने अपने पिता को जमीन पर लिटा दिया। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें एक कठिन कार्य सौंपने जा रहा हूँ। उस कार्य को पूरा करने के पश्चात ही तुम्हारे पिता की प्राण रक्षा हो सकेगी। तब आप जल्दी से वो कार्य बताएं। वो कार्य कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम उसे हर हालत में पूरा कर देंगे। तो सुनो, यहाँ से पश्चिम की ओर 10 कोस चलकर पानी का एक कुआं है। उसे नागों का कुआं कहा जाता है। उस कुएं से पाताल लोक के लिए रास्ता जाता है। और शायद तुम जानते हो, पाताल लोक में ही सर्पों का राज है।
तुम में से एक को उन्हीं सर्पों के राज्य में जाना है और जिस सांप ने चक्रधर को डसा है उसे वहां से पकड़ कर लाना है। वो सर्प यहाँ आकर अपने विष को तुम्हारे पिता के शरीर से चूसेगा, तभी तुम्हारे पिता ठीक हो पाएंगे। लेकिन हम पाताल लोक तक पहुंचेंगे कैसे? पाताल लोक में प्रवेश करना कठिन अवश्य है, लेकिन असंभव नहीं। सुनो, सर्पों का राजा नागदेव प्रतिदिन दिन निकलने से पहले ओस चाटने के लिए कुएं से बाहर आता है। उसके पास जो मणि है वो अलौकिक है। अगर तुम किसी तरह उस मणि को अपने अधिकार में कर लो तो पाताल लोक में आसानी से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन बाबा, हम नागलोक में पहुंचकर उस सर्प को कैसे पहचानेंगे जिसने हमारे पिता को डसा है? तुम अपने साथ चक्रधर के शरीर से उतारकर कोई वस्त्र ले जाना। चक्रधर के शरीर की महक को पहचान कर वो स्वयं तुम्हारे पास खींचा चला आएगा। तब तुम उसे पकड़ लेना। ठीक है, हम पिताजी की जैकेट उतारकर अपने साथ ले जाएंगे। बच्चों, तुम जिस कार्य पर जा रहे हो उसे पूरा करने में तुम्हें अधिक समय भी लग सकता है, इसलिए मैं तुम्हारे बेहोश पिता के शरीर पर ऐसे रसायन का लेप कर दूंगा जिससे वो बहुत समय तक जिस अवस्था में हैं उसी अवस्था में रहें। हाँ, यही ठीक रहेगा। तुम में से कौन इस अभियान पर जाएगा? बाबा, हम चारों के शरीर अलग अवश्य हैं, पर प्राण चारों के एक ही हैं। हम जो भी कार्य करते हैं चारों ही मिलकर करते हैं, इसलिए हम चारों इकट्ठे ही इस अभियान पर जाएंगे। तुम लोगों का आपस में इतना स्नेह देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई मेरे बच्चों। ठीक है, तुम चारों ही इस कार्य को करने जाओ। जब तक तुम चारों सर्प को पकड़कर वापस नहीं आ जाओगे तब तक मैं तुम्हारे बेहोश पिता की देखभाल करूंगा। तो बाबा, हमें आशीर्वाद दीजिए, हम इसी समय अपने अभियान पर रवाना होना चाहते हैं। फिर महात्मा हरिहर से आशीर्वाद पाकर तथा चक्रधर की जैकेट लेकर चारों भाई उसी समय पश्चिम की ओर चल पड़े। 10 कोस का जंगल का घना एवं लंबा रास्ता पार करते हुए अंत में वे महात्मा हरिहर द्वारा बताए हुए कुएं के किनारे पर जा पहुंचे। ईश्वर का शुक्र है कि हम बिना किसी संकट में पड़े इस कुएं तक पहुंच गए। लेकिन सर्पों का राजा नागदेव तो ओस चाटने भोर के समय आएगा और अभी तो संध्या ही हुई है। भैया, वो देखो, सामने कितनी विशाल शिला है। क्यों ना हम चारों उस शिला पर पहुंचकर सारी रात्रि वहीं गुजारे। ठीक है, चलो वहीं चलकर कुछ खा पीकर विश्राम करते हैं। चारों भाई उस शिला पर पहुंचकर विश्राम की अवस्था में लेट गए। दिवाकर, सुधाकर एवं गुनाकर दिन भर की भाग दौड़ के बाद थक गए थे, इसलिए शिला पर लेटते ही उन्हें नींद आ गई। परंतु प्रभाकर के चेहरे पर थकान का नामो निशान नहीं था, अतः वो जागता रहा और लगभग आधी रात के समय, अरे ये कुएं के किनारे इतनी अद्वितीय सुंदरी कहाँ से आ गई और इस वीरान जगह पर वो रात्रि के समय क्या कर रही है? आश्चर्य में डूबे प्रभाकर ने अपने तीनों भाइयों को उठाकर कहा, अरे भाइयों, देखो देखो, वो सुंदर लड़की ना जाने कौन है और कहाँ से आई है। आश्चर्य है। ओह भैया, उस लड़की को आवाज देकर पूछिए पूछिए तो सही कि वो कौन है और वहां क्या कर रही है। ठीक है, मैं अभी पूछता हूँ। सुंदरी, तुम कौन हो? प्रभाकर की आवाज सुनकर वो सुंदरी उसकी ओर पलटी और उन लोगों को देखकर एक चीख मारकर कुएं में कूद गई। आई! अरे वो तो कुएं में कूद गई, लगता है वो कोई जलपरी थी। तुम तो बच्चों जैसी बातें करते हो। सांपों के कुएं में जलपरी का क्या काम? वो जरूर कोई नाग कन्या होगी। जबकि प्रभाकर उस सुंदरी को कुएं में कूदने से दुखी हो उठा था। ओह, वो तो कुएं में कूद गई, एक छलावे की तरह सामने आई और छलावे की तरह ही अदृश्य हो गई। लेकिन मेरी जिंदगी में वो एक अजीब सा तूफान पैदा कर गई। उसकी ऐसी अवस्था देखकर लगता है भैया आप उस रहस्यमयी सुंदरी के रूप से सम्मोहित हो गए हैं। हाँ दिवाकर, मुझे भी ऐसा ही लगता है। इसके पश्चात चारों भाई सजग मुद्रा में शिला पर बैठकर उस सुंदरी की प्रतीक्षा करने लगे। उन्हें आशा थी कि वो पुनः पानी से ऊपर आएगी,
पर काफी समय बाद भी जब वो प्रकट ना हुई तो सुधाकर बोला, लगता है अब वो पानी के ऊपर नहीं आएगी। हम चारों को देखकर शायद वो घबरा गई होगी। शेष रात उन्होंने जाग कर व्यतीत कर दी। जब भोर होने में कुछ ही देर थी तो एक भयंकर एवं विशाल सर्प कुएं में से निकला। भैया, ये सर्प तो बहुत ही विशाल है, इससे मणि छीनना कोई आसान काम नहीं है। कुछ भी हो दिवाकर, हमें अपनी जान पर खेलकर भी उससे मणि प्राप्त करनी है। तुम सब यहीं रुको, मैं उससे मणि प्राप्त करने की कोशिश करता हूँ। नहीं भैया, मैं तुम्हें मौत के मुंह में नहीं जाने दूंगा। मनी लेने मैं जाऊंगा। देखो दिवाकर, मैं तुम तीनों से बड़ा हूं, इसलिए तुम सबको मेरा कहना मानना चाहिए। कौन जाए और कौन ना जाए, ये समय बहस करने का नहीं है। अपने भाइयों को समझाकर प्रभाकर दबे पांव सर्पों के राजा नागदेव की ओर बढ़ा। प्रभाकर जैसे ही सर्प के पास पहुंचा, सर्प फुफकार फुफकार मारकर उसकी ओर बढ़ा। उफ! और इससे पहले कि प्रभाकर अपना कोई बचाव कर पाता, नागदेव ने उसे अपनी मजबूत गिरफ्त में ले लिया। आह! प्रभाकर को मौत के मुंह में फंसे देखकर तीनों भाइयों भागकर सर्प के पास पहुंचे। भैया, मैं इसका फन दबोचने का प्रयास करता हूं, तुम उस पत्थर को उठा लो। हाँ, इस पत्थर से इसके फन को कुचल देंगे तो ये मर जाएगा। सुधाकर ने आगे बढ़कर सर्प का फन दोनों हाथों से दबा दबा लिया और दिवाकर ने पास पड़ा विशाल पत्थर उठाकर सर्प के फन पर पटक दिया। पत्थर से कुचलकर सर्प का फन छत बिछत हो गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। मरते ही सर्प की गिरफ्त प्रभाकर के शरीर पर ढीली हो गई। सुधाकर एवं दिवाकर ने जल्दी जल्दी प्रभाकर को सर्प की गिरफ्त से निकाला। भैया, तुम ठीक तो हो ना? इस सर्प ने मुझे जकड़कर मेरे सारे शरीर को तोड़ कर रख दिया है। मेरे अंग अंग टूट रहा है। भैया, सर्प तो मर गया और हमें मणि भी मिल गई। अब हमारा कार्य काफी सरल हो गया है। लाओ मणि। सुधाकर की बात सुनकर प्रभाकर उससे बोला, लाओ मणि मुझे दो, उसे लेकर मैं पाताल नगरी जाऊंगा। नहीं भैया, नहीं, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, तुम पाताल नगरी नहीं जाओगे। हाँ भैया, गुनाकर ठीक कह रहा है, पाताल नगरी मैं चला जाऊंगा। भाइयों के मना करने पर भी प्रभाकर ना माना। उसने मणि अपने वस्त्रों में छिपाकर पिता की जैकेट पहनी। हे ईश्वर, प्रभाकर भैया की रक्षा करना। और कुएं में छलांग लगा दी। जिस स्थान पर प्रभाकर कुएं में कूदा, उस जगह कुएं के पानी ने उसके लिए स्थान छोड़ दिया। अतः प्रभाकर कुएं के तल की ओर बढ़ चला। कुएं के तल पर पहुंचने पर उसे सीढ़ियां नजर आई। उसका अंग अंग दर्द कर रहा था, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ चला। चलते चलते वो एक उद्यान में जा पहुंचा। वहां खड़ी एक सुंदरी को देखकर वो चौंक पड़ा। अरे, ये तो वही सुंदरी है जो कुएं के बाहर दिखाई दी थी। तभी वो सुंदरी उसकी ओर पलटकर बोल उठी, क्या तुम्हारा नाम ही प्रभाकर है? अरे, ये तो मेरा नाम भी जानती है। सुंदरी, तुम कौन हो और मेरा नाम कैसे जानती हो? मैं सर्पलोक की राजकुमारी वासवदत्ता हूँ और तुम्हारी होने वाली वधू हूँ। क्या? चौंको मत, सुनो, मैं तुम्हें सारी बात बताती हूँ। आज से 15 दिन पहले मेरे पिता नागदेव ने अपने राज ज्योतिषी से मेरे विवाह के बारे में पूछा था। मेरी जन्म कुंडली देखकर ज्योतिषी ने बताया कि पृथ्वीलोक से प्रभाकर नाम का नवयुवक शीघ्र ही नागलोक में आएगा और वही मेरा पति होगा। राज ज्योतिषी ने यह भी बताया था कि उसी दिन मेरे पिता की मृत्यु हो जाएगी। ओह, तब तो तुम्हारे राज ज्योतिषी ने ठीक ही बताया था। मेरा नाम ही प्रभाकर है और मुझे खेद है, मेरे भाइयों के हाथों तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। प्रभाकर के इतना कहते ही राजकुमारी वासवदत्ता रोने लगी। राजकुमारी जी, चुप हो जाओ। जब विधाता ने ऐसा ही लिखा था तो उस पर दुखी क्यों हो रही हो? तुम ठीक कह रहे हो, रोने से कोई फायदा नहीं। आओ, मैं तुम्हें राजमहल में ले चलती हूँ। राजकुमारी वासवदत्ता प्रभाकर का हाथ पकड़कर राजमहल की ओर चल पड़ी। प्रभाकर अभी कुछ ही दूर चला था कि कर्राकर एकदम रुक गया। वासवदत्ता चकित होकर बोली, क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना?
राजकुमारी, तुम्हारे पिता ने मुझे अपनी गिरफ्त में बुरी बुरी तरह जकड़ लिया था। इस कारण मेरे पूरे शरीर में भयंकर दर्द हो रहा है। मुझे चलने में भी दिक्कत हो रही है। प्रभाकर की बात सुनकर वासवदत्ता ने पास से गुजरते दो सेवकों को बुलाया। तुम दोनों इनको हमारे अतिथि गृह में ले चलो। जो हुक्म राजकुमारी जी। सेवक प्रभाकर को सहारा देकर अतिथि गृह में ले गए और सैया पर लिटा दिया। सैया पर लेटते ही प्रभाकर बेहोश हो गया। अरे, ये तो बेहोश हो गया। पूरे 2 दिन पश्चात प्रभाकर की बेहोशी टूटी। ओह, ये मुझे क्या हो गया था? मैं जिस कार्य से आया था वो तो पूरा हुआ ही नहीं। तुम यहाँ जिस कार्य से आए थे, मुझे वो कार्य बताओ, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगी। वासवदत्ता के बार बार कहने पर प्रभाकर ने उसे सारी बात बता दी। उसकी बात सुनकर वो बोली, हमारे देश के सर्प ने तुम्हारे पिता को डसा है, इसलिए उन्हें बचाना मेरा कर्तव्य है। लाओ, अपने पिता का पहना हुआ वस्त्र मुझे दो। मैं अभी दरबार में जाकर सभी सर्पों को बुलवाती हूँ। ठीक है। प्रभाकर से वस्त्र लेकर वासवदत्ता तुरंत दरबार में पहुंची और राजा नागदेव की मृत्यु का ऐलान करने के बाद बोली, महाराज की मृत्यु के बाद युवराज राज सिंहासन पर आसीन होंगे। हाँ, यही उचित है। तभी एक सर्प लहराता हुआ वहां आया और पुरुष की योनि में आकर राजकुमारी वासवदत्ता से बोला, राजकुमारी जी, आपके पास जो वस्त्र है उसकी गंध मुझे यहाँ खींच लाई है। ओह, तो तुम ही वो सर्प हो जिसने प्रभाकर के पिता को डसा है? जी राजकुमारी जी, तुमने ये कार्य करके ठीक नहीं किया। तुम्हें वापस पृथ्वी पर जाकर उस मनुष्य का विष चूसना है। जो हुक्म राजकुमारी जी। उसे आदेश देकर वासवदत्ता दरबार से प्रभाकर के पास आई और बोली, जिस सर्प ने तुम्हारे पिता को डसा है वो मिल गया है। वो तुम्हारे साथ जाकर तुम्हारे पिता के शरीर से विष चूस लेगा। राजकुमारी, मैं बहुत कमजोरी महसूस कर रहा हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि मैं उस सर्प के साथ पृथ्वी पर ना जा सकूंगा। प्रभाकर की बात सुनकर वासवदत्ता ने कुछ सोचा और फिर बोली, ठीक है, तुम अभी यहीं पर आराम करो। मैं उस सर्प को साथ लेकर कुएं के किनारे बैठे तुम्हारे भाइयों को सौंप आऊंगी। जब तुम पूरी तरह स्वस्थ हो जाओगे तुम यहाँ से वापस चले जाना, लेकिन मेरे जाने से पहले तुम भोजन कर लो। जब से तुम सर्प नगरी में आए हो तुमने कुछ भी नहीं खाया है। राजकुमारी, तुम ठीक कह रही हो, मुझे बहुत भूख लग रही है। प्रभाकर के कहने पर 4 थालियों में भोजन परोसा गया। ये देखकर वासवदत्ता आश्चर्यचकित होकर बोली, ये क्या, तुम खाने वाले तो एक हो और भोजन की थालियां तुमने 4 लगवाई है? राजकुमारी, हम चारों भाइयों में इतना स्नेह है कि हम एक दूसरे के बिना भोजन नहीं करते। आज दुर्भाग्यवश मुझे उन तीनों से अलग होकर भोजन करना पड़ रहा है, इसलिए मैंने उन तीनों की थाली भी अपने साथ लगवा ली है, ताकि मुझे ये एहसास ना हो कि वे मुझसे दूर हैं। उसकी ये बात सुनकर वासवदत्ता बोली, तुम चारों भाइयों का प्यार देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। चलो अब भोजन आरंभ करो। फिर प्रभाकर के भोजन करने के पश्चात वासवदत्ता बोली, अब तुम आराम करो, मैं सर्प को तुम्हारे भाइयों को सौंप आती हूँ। राजकुमारी, मेरे कारण आपको बहुत ज़्यादा कष्ट उठाना पड़ रहा है, इसका मुझे खेद है। प्रभाकर का कथन सुनकर राजकुमारी वासवदत्ता शर्माकर बोली, आप मेरे भावी पति हैं, आपके सुख दुख में साथ देना मेरा परम कर्तव्य है। राजकुमारी, क्या तुम सच कह रही हो? क्या तुम सचमुच मेरी पत्नी बनोगी? वासवदत्ता ने शर्मा कर स्वीकृति दे दी। उसकी स्वीकृति पाकर प्रभाकर के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। वो खुश होकर बोला, वासवदत्ता, तुम्हारी स्वीकृति पाकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है जी। अच्छा, अब आप आराम कीजिए, मैं आपके भाइयों से मिलकर जल्द ही वापस आती हूँ। ठीक है। वासवदत्ता अपने भाई युवराज के पास पहुंची। युवराज, मैं कुछ समय के लिए पृथ्वी लोक जा रही हूँ, तब तक तुम प्रभाकर जी का उचित सत्कार करना, ध्यान रहे उनके सम्मान में कोई अभद्रता ना हो। बहन, तुम फिक्र ना करो, मुझे पता चल गया है कि प्रभाकर तुम्हारे होने वाले पति हैं, मैं उनका उचित सत्कार करूँगा। उधर कुएं के किनारे
दिवाकर, सुधाकर एवं गुणाकर चिंतित से बैठे थे। आज प्रभाकर भैया को पाताल लोक में गए 3 दिन हो गए हैं। ना जाने क्या बात है जो वो अब तक वापस नहीं आए हैं। ना जाने उन पर क्या बीत रही होगी। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। मुझे तो डर लग रहा है कहीं भैया किसी मुसीबत में ना फंस गए हो। अभी वे तीनों बातें ही कर रहे थे कि राजकुमारी वासवदत्ता अपने हाथ में सर्प लिए कुएं के किनारे पर प्रकट हुई। राजकुमारी को देखकर तीनों चौंक पड़े। अरे, ये सुंदरी तो वही है जो 3 दिन पहले दिखाई दी थी, और इसके हाथ में एक सर्प भी है। कहीं ये हमसे ही तो मिलने नहीं आई है। तभी राजकुमारी वासवदत्ता उनके पास पहुंची और बोली, मुझे देखकर डरो नहीं, मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ। मुझे आपके भैया ने यहाँ भेजा है। क्या? भैया ने तुम्हें यहाँ भेजा है? हाँ, मैं राजा नागदेव की पुत्री वासवदत्ता हूँ और तुम तीनों की होने वाली भाभी हूँ। क्या सच? आप हमारी भाभी बनोगी? तीनों तीनों भाई वासवदत्ता की बात सुनकर प्रसन्न हो गए। तब वासवदत्ता अपने हाथ में पकड़े सर्प को दिखाकर देते हुए बोली, इसी सर्प ने तुम्हारे पिता को डसा था। इस सर्प को अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे पिता के शरीर से सारा विष चूस लेगा। आहा, क्या सच? लेकिन भैया प्रभाकर कहाँ है, और वे सर्पलोक से अभी तक वापस क्यों नहीं आए? उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, इसलिए वे वहीं पर रुक गए हैं। तबीयत ठीक होते ही वो तुम लोगों के पास पहुंच जाएंगे। ठीक है, हम इस सर्प को लेकर पिताजी के पास जा रहे हैं। आप भैया के ठीक होते ही उन्हें पृथ्वी पर छोड़ देना। ठीक है, अब तुम लोग देर ना करो, जल्दी से अपने पिता के पास जाओ और उनके प्राण बचाने की कोशिश करो। ठीक है, तो हम चलते हैं। तब वासवदत्ता सर्प से बोली, तुम इनके पिता के शरीर से विष चूसकर शीघ्र ही सर्पलोक वापस आ जाना। जैसी आपकी आज्ञा राजकुमारी जी। फिर वासवदत्ता से विदा लेकर तीनों भाई वहां से तरंगनी नदी की ओर चल पड़े। लेकिन जैसे ही तीनों भाई वासवदत्ता की नजरों से ओझल हुए, न जाने कहां से एक घुड़सवार वहां आ पहुंचा। दूध की तरह श्वेत सुंदरी, तुम कौन हो और इस वीरान स्थान पर क्या कर रही हो? घुड़सवार की बात सुनकर राजकुमारी वासवदत्ता भागकर कुएं में कूद गई। हैं, वो तो कुएं में कूद गई। वासवदत्ता तो वासवदत्ता को कुएं में लुप्त हुआ देखकर घुड़सवार क्रोध से भर उठा। वो चक्रमपुर का क्रूर राजा चक्रम सिंह था और जंगल में आखेट करने आया था। उस दुस्साहसी युवती का इतना साहस, हमारी बात का जवाब दिए बिना ही पानी में डुबकी लगा गई। पानी में डुबकी लगा गई। खैर, हम भी कोई कम नहीं। यदि हमने इस सुंदरी को अपने रानी निवास की शोभा ना बनाया तो हमारा नाम भी चक्रम सिंह नहीं। राजा चक्रम सिंह क्रोध में भरकर वहां से चला गया। इधर सर्पलोक में पहुंचकर वासवदत्ता अतिथि गृह में प्रभाकर के पास पहुंची। मैं तुम्हारे भाइयों को सर्प सौंप आई हूँ। ये तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है, मैं तुम्हारा ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। उधर सुधाकर, दिवाकर एवं गुणाकर जब महात्मा हरिहर की कुटिया में पहुंचे, ओह, तो तुम उस सर्प को ही ले आए जिसने तुम्हारे पिता को डसा था। अब तुम्हारे पिता के प्राण बच जाएंगे। आहा, तब आप जल्दी से पिताजी को होश में लाने का प्रयत्न कीजिए बाबा। महात्मा हरिहर ने दिवाकर से सर्प लेकर पृथ्वी पर छोड़ दिया और उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, सर्प महाराज, चक्रधर से जो भी गलती हो गई उसे भूल जाइए और उसके शरीर से व्याप्त अपना विष निकाल ले। हरिहर के इतना कहते ही सर्प आगे बढ़ा और चक्रधर के पांव में दांत गड़ाकर विष चूसने लगा। कुछ समय पश्चात ही सर्प ने चक्रधर के शरीर में व्याप्त अपना पूरा विष चूस लिया। विष का प्रभाव खत्म होते ही चक्रधर ने आंखें खोल दी। मैं कहाँ हूँ? तुम इस समय मेरी कुटिया में हो चक्रधर। तुम्हारे बच्चे तुम्हें मेरे पास ले आए थे, इसलिए तुम बच गए। पता है तुम पूरे 5 दिन बाद होश में आए हो। चक्रधर उठकर बैठ गया। ओह हरिहर, तुम्हारी कृपा से ही आज मैं जीवित हुआ हूँ। मैं तुम्हारा ये एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। मित्रों में एहसान नाम का कोई शब्द नहीं होता। चक्रधर ठहरो, मैं जरा सर्पराज को दुग्धपान करा दूं, फिर आराम से बैठकर बातें करेंगे।
महात्मा हरिहर ने एक कटोरे में दूध भरकर सर्प के आगे रख दिया। सर्प दूध पीने लगा। जब सर्प ने कटोरी का सारा दूध पी लिया तो महात्मा हरिहर पुनः उसके सामने हाथ जोड़कर बोले, सर्प महाराज, अब आप अपने लोग जा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि वहां आपकी राह देखी जा रही होगी। हरिहर की बात सुनकर सर्प वहां से चला गया। सर्प के जाते ही चक्रधर ने अपने पुत्रों की ओर दृष्टि डाली। प्रभाकर को उनके साथ ना देखकर वो चौंक कर उनसे बोला, अरे प्रभाकर कहाँ है? पिताजी, प्रभाकर भैया सर्पलोक में ही हैं। वो वहाँ की राजकुमारी के मेहमान हैं और कुछ दिन बाद वहाँ से आएंगे। दिवाकर की बात सुनकर चक्रधर घबरा कर बोला, लेकिन वो सर्पलोक गया ही क्यों था? पिताजी, जिस सर्प ने आपको डसा था भैया, उसी सर्प को लेने सर्पलोक गए। पिताजी, घबराइए नहीं, वहां पर भैया को कोई खतरा नहीं है। वहां की राजकुमारी हमारी होने वाली भाभी है। ये तुम क्या कह रहे हो गुनाकर? पिताजी, गुनाकर ठीक ही कह रहा है। राजकुमारी वासवदत्ता ने स्वयं हम लोगों से ये बात कही थी। पुत्रों की बात सुनकर चक्रधर हर्षित हो उठा और हरिहर से बोला, हरिहर, मैं तो अपने जीवन की आस छोड़ ही बैठा था। मुझे क्या पता था कि मुझे अभी इतना सुख और भी देखना है। चक्रधर, तुम्हारे चारों पुत्र बड़े ही साहसी हैं। उन्होंने असंभव कार्य को संभव कर दिखाया है। इनके रहते तुम्हें कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर काफी देर तक आपस में बात करने के पश्चात महात्मा हरिहर से विदा लेकर चक्रधर अपने तीनों पुत्रों के साथ अपने गांव की ओर चल पड़ा। उधर चक्रमपुर पहुंचने पर राजा चक्रम सिंह उदास सा रहने लगा। ये देखकर एक दिन उसका महामंत्री करतार सिंह बोला, राजन, आप जब से आखेट पर से वापस आए कुछ उदास से हैं। क्या मैं आपकी उदासी का कारण जान सकता हूँ? महामंत्री की बात सुनकर चक्रम सिंह उदास स्वर में बोला, महामंत्री जी, जंगल में हमने एक कुएं के किनारे पर एक अद्वितीय सुंदरी देखी। जब से हमने उसे देखा है हमें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। महाराज के कहने का तात्पर्य क्या है? राजा चक्रम सिंह ने अपनी इकलौती आंख से महामंत्री को घूरते हुए कहा, तुम इतनी सी बात नहीं समझ सके। हम उस सुंदरी को अपनी रानी बनाना चाहते हैं। तो ये कौन सा मुश्किल कार्य है राजन? आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी उस सुंदरी को आपकी सेवा में हाजिर कर देता हूँ। तब चक्रम सिंह महामंत्री को सारी बात बताता हुआ बोला, नहीं महामंत्री जी, बात उतनी सरल नहीं है जितनी तुम समझ रहे हो। वो युवती कोई साधारण युवती नहीं हो सकती। हम यही सोच सोच कर तो परेशान हैं कि आखिर वो रहस्यमय युवती कौन थी और बेझिझक कुएं में क्यों कूद गई। राजा 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 चक्रम सिंह की बात सुनकर महामंत्री करतार सिंह कुछ क्षणों तक सोच में डूब गए। फिर सहसा प्रसन्न होकर राजा से बोला, राजन, चिंतित ना होइए। आखिर हमारी चमेली भटियारिन किस काम आएगी? आप उसे कुएं के पास भेजकर सारा किस्सा मालूम कर सकते हैं। अरे, तुमने खूब याद दिलाया। चमेली भटियारिन तो गड़े मुर्दे भी उखाड़ कर ला सकती है। आप शीघ्र ही उसे हमारे पास लेकर आइए। राजा की आज्ञा पाकर महामंत्री वहां से चला गया और कुछ देर बाद ही चमेली भटियारिन को साथ लेकर पुनः राजा चक्रम सिंह के समक्ष उपस्थित हुआ। महाराज की जय हो। आज आपने मुझे कैसे याद किया महाराज? चमेली, आज हमें तुमसे एक जरूरी काम आ पड़ा है और तुम्हें हर हाल में उस काम को पूरा करके लाना है। चमेली भटियारिन धूर्ततापूर्वक बोली, महाराज, आप हुक्म कीजिए। बांदी फौरन आपका हुक्म बजा लाएगी। तो सुनो चमेली, हमारे राज्य के बाहर वाले जंगल में एक कुआं है। उस कुएं में एक सुंदर लड़की रहती है। तुम्हें उस लड़की के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी है और हाँ, अगर तुम उसे पकड़कर हमारे पास ले आओ तो हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। राजा चक्रम सिंह की बात सुनकर चमेली भटियारिन चौंक पड़ी। अरे महाराज, तो शायद सर्पलोक की राजकुमारी वासवदत्ता की बात कर रहे हैं। ये सोचकर चमेली राजा चक्रम सिंह से बोली, महाराज, उसके बारे में मालूम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो सर्पलोक की राजकुमारी वासवदत्ता है। आप फिक्र ना करिए, मैं कल ही उसे पकड़कर आपके पास ले आऊँगी। हमें तुमसे यही उम्मीद थी चमेली। फिर राजा चक्रम सिंह की आज्ञा पाकर चमेली भटियारिन उसी समय कुएं की ओर चल पड़ी।
क्या चमेली भटियारिन राजकुमारी वासवदत्ता को पकड़कर चक्रमपुर ला सकी? क्या प्रभाकर एवं राजकुमारी वासवदत्ता का विवाह हो सका? क्या राजा चक्रम सिंह का क्या हुआ? ये सब जानने के लिए आप मनोज कॉमिक्स के आगामी सेट में पढ़ें नागकन्या का प्रतिशोध। तो ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं अपने दूसरे चैनल का लिंक दे दूंगा, तो उन्हें भी आप सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना अगर वीडियो नहीं देखेंगे, लेकिन सब्सक्राइब कर आप हमें सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं आपसे किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।